नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 34 इंडियन एविडेंस एक्ट करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 28 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये देखिए चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी सब चैप्टर्स हैं। तो पिछला जो सब चैप्टर्स था वहां था स्टेटमेंट ऑफ द पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेस। जिन पर्सन्स को, जिन व्यक्तियों को साक्षी के रूप में कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता था, वो पिछला सब चैप्टर था और उसमें केवल दो ही सेक्शंस थी, सेक्शन नंबर 26 एंड 27। अब जो सब चैप्टर है अगला, उसका हेडिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है और हेडिंग से कुछ ना कुछ हमें समझने को मिलेगा। और वहां पे सब चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट्स अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। ऐसे कथन जो विशेष परिस्थितियों में किए गए हैं। तो क्या ये विशेष परिस्थिति अभी तक पढ़ी नहीं हमने, या इस सब चैप्टर से अलग? इस सब चैप्टर में टोटल 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन 28 से लेकर 32। क्या इन्हीं 5 सेक्शंस में कुछ विशेष परिस्थिति है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस? इसके आगे वाली सेक्शंस और इसके पीछे वाली सेक्शंस में उतने विशेष सर्कमस्टांसेस नहीं है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा नहीं है। स्पेशली अगर लिखा है लेजिस्लेचर ने सब चैप्टर बनाया स्पेशल सर्कमस्टांसेस के नाम से, तो है ऐसा। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि सभी लोग इसको ना बहुत फटाफट से ऐसे ही जल्दी पढ़ा देते हैं, बट मेरा मानना है कि आपको ये सेक्शन लगती हो कि ये बहुत छोटी है और बहुत ज्यादा काम की नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आज आपको थोड़ा इससे डिफरेंट सोचने को मिलेगा और लगेगा हाँ ये तो बहुत काम की थी। यहां से तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इवन ये आपको पिछली बहुत सारी सेक्शंस का रिवीजन करा देता है। तो इसलिए आप रजिस्टर लेकर बैठ जाइए, इंपॉर्टेंट बातें बहुत होंगी यहाँ पर जिनको आपको नोट करना है। यही सेक्शंस 5 सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो 34 से 38 तक हुआ करती थी, यहाँ पर 28 से 32 हो गई है। मैं पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ दिखाना चाहूंगा। यहां से बेयर एक्ट से, बेयर एक्ट से जब आप देख लोगे एक बारी, थोड़ा सा हमारा माइंड मेकअप हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा इसकी जर्नी और फिर आपको पता चलेगा कितनी इंपॉर्टेंट थी ये सेक्शन। तो आप खुद कहेंगे यस ये तो बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या कहती है सेक्शन 28? पहले तो सब चैप्टर का नाम देख लीजिए, स्टेटमेंट मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, तो सब चैप्टर है। सेक्शन 28 का हेडिंग देख लीजिए, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन रेलेवेंट। कुछ एंट्रीज हैं जो बुक्स ऑफ अकाउंट में करी गई, तो कहा जा रहा है कि वो कब रेलेवेंट होंगी, रेलेवेंट होंगी बट कुछ कंडीशंस के साथ। तो देखिए क्या कहती है लैंग्वेज, एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अर्थात कोई एक बुक ऑफ अकाउंट होनी चाहिए, उसके अंदर एक एंट्री होनी चाहिए। इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की गई थी तो उसके अंदर की एंट्री भी यहां पर रेलेवेंट होगी। लेकिन कब? जब ये एंट्री, जब ये बुक्स ऑफ अकाउंट रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर इसको रेगुलरली इन द कोर्स ऑफ बिजनेस में रखा गया था, ये ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट है जिसमें एंट्री हुई, तो ये वाली एंट्री आर रेलेवेंट। लेकिन एक कंडीशन तो ये हुई कि कब ये एंट्री रेलेवेंट होगी, और दूसरी कंडीशन इसके बाद में लिखी है, whenever they refer to a matter into which the court has to inquire। ये इस एंट्री में कोई एक ऐसा मैटर है कि ये एंट्री ऐसे मैटर को निर्देश करती है जिस मैटर में, जिस विषय पर कोर्ट इंक्वायरी कर रही है, कोर्ट जांच कर। बट आगे इसकी एविडेंशियरी वैल्यू बताई यहां से, बट सच स्टेटमेंट्स, सच स्टेटमेंट्स, देखिए सच स्टेटमेंट्स कहां से आ गया? अभी तक तो हम बात एंट्रीज की कर रहे थे, अब ये सच स्टेटमेंट्स कहां से आ गया? सच स्टेटमेंट्स का मतलब होता है दोस्तों कि इसकी हम पहले बात कर चुके हैं, लेकिन इस सेक्शन में तो अभी तक बात कर ही नहीं हम। बट आपने चैप्टर का नाम देखा, स्टेटमेंट्स, सब चैप्टर का नाम मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, अर्थात ये जो अगली 5 सेक्शंस हैं 28 से लेकर 32, यहां पर चाहे एंट्री लिखा गया चाहे स्टेटमेंट लिखा गया, सबको स्टेटमेंट माना है लेजिस्लेचर ने, क्योंकि एंट्री लिखने के बावजूद भी उन्होंने लिखा कि सच स्टेटमेंट शैल नॉट अलोन बी सफिशिएंट एविडेंस
टू चार्ज एनी पर्सन विद लायबिलिटी। किसी उत्तरदायित्व से किसी के ऊपर कोई लायबिलिटी है, ऐसा अकेली इस एविडेंस से चार्ज नहीं लगाया जा सकता है। ये बात कहता है यहां से आगे का पोर्शन, अर्थात ये वाला पोर्शन बताना चाहता है कि इसकी एविडेंसरी वैल्यू कितनी है। तो ये कोरोबोरेटिव नेचर की, अकेले के आधार पर कुछ नहीं किया जा सकता, अर्थात ये सब्सटेंटिव नेचर की नहीं है। तो यहां पर कई सारे वर्ड्स यूज हुए, एंट्री, बुक्स ऑफ अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। इन सब के बारे में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इनके मीनिंग क्या है और कितने इंपॉर्टेंट हैं। यहां इसमें तो बहुत सारी बातें नहीं थी, ये धीरे धीरे मैं आप लोगों को ये सारे इंग्रेडिएंट में अभी दिखा दूंगा, बट फिर भी एक बेसिक सा खाका अपने माइंड में बना लीजिए कि एक बुक्स ऑफ अकाउंट होगी, उसके अंदर कोई एंट्री हुई होगी जिसे स्टेटमेंट बोला गया है। वो स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, बट क्वेश्चन ये है कि वो बुक रेगुलर, नियमित रूप से मेंटेन की जा रही थी ऐसी, और उसमें जो एंट्री है वो कब रिलेवेंट होगी, जब जिस पॉइंट पे जैसा कोर्ट जो इंक्वायरी कर रहे हैं उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट करती हो, उसको कहीं ना कहीं उससे रिलेवेंट होनी चाहिए। और चौथा इंग्रेडिएंट है कि ये रिलेवेंट अकेली सफिशिएंट नहीं होगी चार्ज लगाने के लिए किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट। एक इलस्ट्रेशन दिया है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, बट इससे पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूं दोस्तों। देखिए, इससे पहला जो सब चैप्टर था वो मैंने बताया कि जो पर्सन कोर्ट में नहीं बुलाए जा सकते एज ए विटनेस, सेक्शन 26 एंड 27। उससे पहला जो सब चैप्टर था वो था एडमिशन। उससे पहला जो सब चैप्टर था वो था क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। तो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स में सेक्शन नंबर 4 से लेकर 14 तक आते हैं। तो जब आप इन सेक्शंस को पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है कि ये फैक्ट रिलेवेंट होगा। वहां पर किस चीज को रिलेवेंट बताया है, फैक्ट्स आर रिलेवेंट। लेकिन अगले सब चैप्टर में एडमिशन में जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 15 से लेकर 33 तक, सारे एडमिशन, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, हालांकि सब चैप्टर अलग है, ये केवल और केवल 27 तक जाता है, लेकिन मैं आगे भी बताऊंगा कि मैंने ये 33 क्यों लिखा। यहां पर किसको रेलेवेंट बताया गया, यहां तो फैक्ट्स को बताया गया कि तथ्य सुसंगत होंगे, लेकिन यहां पर बोला गया स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट। यहां पर कथन सुसंगत होंगे क्योंकि ये मैटर्स क्लोजली कनेक्टेड थे। तो इनको कह दिया कि यहां तो जितने भी कनेक्टेड हैं फैक्ट इन इशू से रिलेटेड, रेलेवेंट फैक्ट से जो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट हैं वो रेलेवेंट होंगे। लेकिन जब स्टेटमेंट की बात आई, जब उनको रेलेवेंट बनाया, तो क्या ये स्टेटमेंट ओपन छोड़ दिए? मोस्ट ऑफ द सेक्शंस में लिखा गया है कि स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट, स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंट फैक्ट। आप एडमिशन की डेफिनेशन देख लीजिए। एडमिशन की डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, स्टेटमेंट इज एन एडमिशन, स्टेटमेंट इज एन एडमिशन, बट स्टेटमेंट कैसा, ओरल और इन राइटिंग। रिटर्न में भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, बट स्टिल स्टेटमेंट है। बट ये स्टेटमेंट कैसा हो, ये कुछ सजेस्ट करता है, क्या सजेस्ट करता है, इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस एज टू व्हाट, एज टू व्हाट, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट्स। अर्थात जब जब स्टेटमेंट की बात होती है तो कहीं ना कहीं रेलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड होता है, और जब केवल फैक्ट की बात होती है तो वो उतना पहले से ही क्लोज है कि उसको सीधे सीधे रेलेवेंट बता दिया गया है। तो सेक्शन 15 से लेकर सेक्शन 26 तक जब बात करेंगे, एडमिशन के पार्ट में बात करूं, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं आपको, और उससे आपको पता चलेगा कि ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्यों कहा गया है, और इसी में आपका रिवीजन भी होगा। देखिए दोस्तों, सेक्शन 15 से लेकर 25 तक, सेक्शन 15 में क्या बताया, डेफिनेशन ऑफ एडमिशन, स्वीकृति की परिभाषा। और सेक्शन 21 आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट 19 बीएसए में क्या बताया, 19 बीएसए में क्या बताया कि ये जो एडमिशंस हैं ये रिलेवेंट होंगे और प्रूव भी किए जा सकते हैं
लेकिन एज ए रूल तो उस व्यक्ति के अगेंस्ट प्रूव किए जा सकते हैं जिसके अगेंस्ट जाते होंगे। यानी जिस व्यक्ति ने ऐसे एडमिशंस किए हैं उनके अगेंस्ट एज ए रूल ये प्रूव किए जा सकते हैं। लेकिन यहां पर 3 एक्सेप्शन भी दिए कि जिस व्यक्ति ने ऐसे एडमिशन स्वीकृति की उनके फेवर में भी यूज किए जा सकते हैं। वो 3 एक्सेप्शन है। तो एक एक्सेप्शन तो अगला सेक्शन आ गया इससे 26 कि अगर किसी व्यक्ति ने एडमिशन किया था बट वो अब अलाइव नहीं है, मिल नहीं सकता है, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस हो गया, बहुत दूर बैठा है, देन उस सिचुएशन में चाहे उसके फेवर में भी जाता होगा तो भी उस एडमिशन को, उस स्टेटमेंट को प्रूव किया जा सकता है। एक तो एक्सेप्शन कहां लिखा है? एक्सेप्शन सेक्शन 19 में 3 एक्सेप्शन लिखे। आप रिवाइज करो, देखो लगभग रिवीजन हो रहा है, स्पीड से हो रहा है। इस सेक्शन में जो पहला एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर ये स्टेटमेंट सेक्शन 26 में फॉल कर रहा था तो भी उस पर्सन के फेवर में प्रूव किया जा सकता है जिसने ऐसा एडमिशन किया। दूसरा एक्सेप्शन कि उस व्यक्ति के अगर फेवर में करना है तो इस एडमिशन में कुछ स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी की बातें होनी चाहिए उस व्यक्ति की जिसने एडमिशन किया, और प्लस साथ में उसी से कनेक्टेड, उसी के जैसा कंडक्ट भी होना चाहिए। और तीसरा कि अगर ये एडमिशन, ये स्वीकृति कहीं दूसरी जगह पर रेलेवेंट है तो फिर ये रोकेगा नहीं, ये सेक्शन 19 का प्रोविजन फिर उसको उसके फेवर में प्रयोग किया जा सकता है। तो ये जो तीसरा एक्सेप्शन है इसने तो बहुत सारी राह खोल दी आगे कि कहीं दूसरी जगह अगर रेलेवेंट है तो भी फेवर में यूज किया जा सकता है। ये लिखने का मतलब आप समझ रहे हैं कि तीसरा एक्सेप्शन क्यों लिखा सेक्शन 19 बीएसए में, अर्थात कहीं दूसरी जगह भी किसी और सेक्शन में इसको, जिसने ये एडमिशन किया उसके फेवर में यूज किया जा सकता है। अदरवाइज जनरल रूल यही है कि ये एडमिशन जिसने किया उसके अगेंस्ट ही प्रूव होगा। तो सेक्शन 26 एंड 27 में अगर आप देखेंगे 28 भी जाता है वहीं पे, ये एक्सेप्शन है इस जनरल रूल की। और यहां पर कहा गया है कि जिसने, यहां पर बहुत सारे प्रोविजन आप देखेंगे कि जिसने एडमिशन किया उसके फेवर में भी यूज किया जा सकता है। अभी जब आपने पीछे सेक्शन देखी, सेक्शन 28, तो यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज हुई। अगर उस टर्मिनोलॉजी को आपने नहीं समझा तो ये तो क्या, बहुत सारी और सेक्शंस या प्रैक्टिकल में आपको बहुत कुछ समझ नहीं आएगा। तो एक एक्सप्रेशन यहां पर यूज हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, और दूसरा वर्ड एक्सप्रेशन यूज हुआ रेगुलरली केप्ट। ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट थी ये रेगुलरली केप्ट थी और नियमित रूप से इसको मेंटेन किया जा रहा था, रखा जा रहा था। तभी जाकर ऐसे इस बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर कोई एंट्री है, अगर स्टेटमेंट है तो ही वो रेलेवेंट होगा। हाँ दोस्तों, कि आप देखिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, अदरवाइज वीडियो पब्लिश होने के 24 घंटे के अंदर अंदर वीडियो को देख लीजिए। अगर आपके 24 घंटे निकल गए तो फिर आपको चैनल ज्वाइन करके ही वीडियो देखनी पड़ेगी दोस्तों। तो पहले समझते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट कहेंगे किसको। अगर आपको पता है तो वीडियो पॉज करके आप बता दीजिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट किसको कहेंगे। हिंदी में बात करें तो लेखा पुस्तक। और इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें, आईपीसी या बीएनएस की बात करें, सीआरपीसी या बीएनएसएस की बात करें, तो भैया ये यहां पर डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। अब जब डिफाइंड नहीं है तो फिर मीनिंग कहां से निकालेंगे? तो इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जहां पर उस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ये दो बातों से मिलकर बना है, एक बुक और एक अकाउंट। तो बुक का क्या मतलब है? बुक्स का मतलब बाइंडिंग पेपर्स, जिनको बाइंड कराया गया है इकट्ठा। इट मींस लूज सीट नहीं है, अलग अलग पड़े पेपर्स नहीं है, उनको कलेक्ट करके आप उनको पंचर करके कहीं एक फाइल बना दें, वो बुक्स नहीं होगी। स्पाइरल बाइंडिंग बना देंगे, वो बुक्स की काउंटिंग में नहीं आएगी। मतलब इंटेंशन टू मेक परमानेंट रिकॉर्ड, जो जिसको हम बुक्स कहने जा रहे हैं, ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट है पेपर का जिसको बाइंड कराया गया है
और उसके पीछे का पर्पस हमारा ये है, इंटेंशन ये है कि इसको परमानेंट रखा जाएगा फ्यूचर में, जिससे कि ये लॉन्ग समय तक मेंटेन रह सके। इस तरीके से इसको बनाया गया था इन पेपर्स को। आगे, यूज देम कलेक्टिवली, इनके पीछे की जो इंटेंशन है कि इनको कहीं ना कहीं इकट्ठा ही साथ में प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इस पेपर को अकेले कहीं यूज करेंगे, इसको कहीं और यूज करेंगे, इकट्ठा इस बुक को एक साथ यूज किया जाएगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला, AIR 1998 का केस है, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1406। इसको जैन हवाला केस के नाम से भी जाना जाता है। जैन डायरीज का शायद आपने नाम सुना हो, जैन हवाला केस, सीबीआई वर्सेस बीसी शुक्ला, 1998 का केस है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पहले तो ये कहा कि वहां पर एक स्पाइरल बाइंडिंग थी, स्पाइरल बुक थी, ये क्वेश्चन में थी, और प्रोसिक्यूशन ये कह रहा है कि इसके अंदर जो एंट्रीज हैं ये कहां रेलेवेंट हैं, पहले ये बतानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो रेगुलरली इसको मेंटेन किया जा रहा था, इसलिए इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो रेलेवेंट हो जाएगी और उनके रिगार्डिंग एविडेंस दी जा सकती है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बुक ऑफ अकाउंट इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता, बिकॉज इसके पीछे का रीजन दिया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि इट कंटेन्स ओनली मेमोरेंडम, कुछ स्टेटमेंट्स इसमें लिखे हैं मेमोरेंडम की तरह, कुछ अपनी तरफ से डिस्क्लोजर्स हैं, लेकिन इसमें कोई डेबिट या कोई क्रेडिट एंट्री नहीं है, कोई लेना या कोई देने का रिकॉर्ड नहीं है, कोई लेन देन नहीं लिखा है। अर्थात बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए लेन देन का रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी बुक्स ऑफ अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। और क्या बोला? स्पाइरल बाइंडिंग या लूज सीट कैन नॉट क्वालिफाई बुक्स ऑफ अकाउंट। ये जो लूज पेपर हैं और अगर स्पाइरल बाइंडिंग है तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट की कैटेगरी को क्वालिफाई नहीं करती है। और कहा उन्होंने कि रेगुलरली केप्ट वाली बात किस तरीके से उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि नियमित रूप से रखा जा रहा हो, तो उन्होंने कहा एंट्रीज नीड नॉट टू हैव बीन मेड एट और अराउंड द टाइम व्हेन द ट्रांजैक्शन टुक प्लेस टू पास द टेस्ट ऑफ रेगुलरली केप्ट। उन्होंने कहा कि अगर रेगुलरली केप्ट के नियमित रूप से रखी जा रही थी, इसके टेस्ट को पास करना है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, जिस समय पर ट्रांजैक्शन हुई, उसी समय पर उसी दिन इस बुक में एंट्री कर दी गई थी, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। ट्रांजैक्शन हुई, अभी इसके 2 घंटे बाद इस बुक में एंट्री कर दी गई, या ट्रांजैक्शन आज हुई, एंट्री कल कर दी गई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेगुलरली केप्ट के टेस्ट को वो पास कर जाएगा। दूसरे वर्ड्स में उन्होंने कहा, इन अदर वर्ड्स द एंट्री नीड नॉट बी कंटेम्पोरेनियस, समकालीन हो विद द ट्रांजैक्शन। ये जरूरी नहीं है कि ट्रांजैक्शन के जो समव्यवहार किया गया उसके समकालीन हो, कंटेम्पोरेनियस हो, जरूरी नहीं है, वो पीछ आगे भी हो सकती है। देखिए, पहले तो हो ही नहीं सकती कि ट्रांजैक्शन कल होगी और आज कर दूं मैं एंट्री, ये तो एंटीडेटेड एंट्री हो जाएगी, इसकी वैल्यू घट जाएगी दोस्तों। और हो सकता है कि ये तो बुक्स ऑफ अकाउंट फिर गलत मान लीजिए। अच्छा, कैसे गलत पे भी आऊंगा मैं, पहले भी अगर कर दी गई है तो उसका क्या असर पड़ेगा उस पर भी मैं आऊंगा। एक वर्ड यूज हुआ, रेगुलरली केप्ट इन कोर्स ऑफ बिजनेस। रेगुलरली केप्ट इन कोर्स ऑफ बिजनेस वर्ड यूज हुआ था, वहां पे बिजनेस का मतलब समझाया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। बिजनेस का मतलब बताया, एक्टिविटी कैरीड आउट ऑन कंटिन्यूअसली इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, संगठित तरीके से, रेगुलर बेसिस पर, कंटिन्यूअसली, सतत रूप से अगर कोई एक्टिविटी की जा रही थी और उस एक्टिविटी का पर्पस था with a set purpose to augment one's own resources। अब ये सब एक्टिविटी जो की जा रही है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, रेगुलर डे टू डे बेसिस पर,
कंटिन्यूअसली इसका पर्पस क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऐसी एक्टिविटी कर रही है वो ये चाहती है कि जो उनके रिसोर्सेज हैं, उनके साधन हैं, वो स्ट्रेंथन हो जाए, वो मजबूत हो जाए, उन्हें फ्यूचर में चाहे तो वो उन्हें यूज कर सके। तो बिजनेस का मतलब उन्होंने बताया कि रेगुलर, कंटिन्यूअसली, पीरियडिकली, एक पीरियड के बाद, क्योंकि जरूरी नहीं है कि डे टू डे हो रही हो, हर आवर्स पे हो रही हो, बट पीरियडिकली हो रही हो, कंटिन्यूअस हो रही है। पीरियडिकली का मतलब 10 दिन बाद हो रही है, 15 दिन बाद हो रही है। तो इस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वीसी शुक्ला केस में ये बातें कुछ डिसाइड करी। और एक केस में महाराष्ट्र हाई कोर्ट का, सॉरी, मद्रास हाई कोर्ट का केस है, उन्होंने ये डिसाइड किया अ बुक कंटेनिंग ए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, कुछ पैसे की ट्रांजैक्शन जिस बुक में होगी अट्रैक्ट्स डेफिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जो बुक्स ऑफ अकाउंट वर्ड यूज हुए, इस को फुलफिल करने के लिए, किसी बुक को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए उसके अंदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की डिटेल होना जरूरी है, पैसे की ट्रांजैक्शंस का डिटेल होना जरूरी है। आगे देखिए, अभी तक 2001 तक इसकी डेफिनेशन तो कहीं नहीं थी, लेकिन 2001 में फाइनेंस एक्ट आया 2001 में, उसने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड किया। क्योंकि देखिए 2000 में आईटी एक्ट आया था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था, उसके बाद से जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड था उसको मान्यता मिल गई थी। अदरवाइज उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कोई वैल्यू नहीं थी, लीगल वैल्यू। 2000 में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जहां जहां जिस जिस एक्ट में रिकॉर्ड था वहां वहां इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऐड कर दिया गया था। तो इसी के साथ इस फाइनेंस एक्ट 2001 ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अमेंडमेंट कर दिया, और उसके आधार पर एक सेक्शन इसमें ऐड की गई, सेक्शन 12 कैपिटल ए, ये ऐड कर दी गई इसमें, और जिसमें डिफाइन किया गया बुक्स और बुक्स ऑफ अकाउंट को, दोनों को, बुक्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये डेफिनेशन देते हुए कहा बुक्स और बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूड्स लेजर्स, और बताया डे बुक्स, कैश बुक्स और अदर बुक्स। ये तो स्पेसिफिक लिखा गया, लेजर बुक्स ऑफ अकाउंट होगा, डे बुक बुक्स ऑफ अकाउंट होगी, कैश बुक बुक्स ऑफ अकाउंट होगी, अदर बुक्स, तो अदर बुक्स में क्या सारी बुक्स आ गई? लेकिन ऐसा नहीं, यहां पर इस अदर बुक्स का अगर मीनिंग निकालना है तो इसके लिए रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन कौन सा लगेगा? वीडियो को पॉज करके आप लोग बता सकते हैं, मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि जब एक लिस्ट दी गई हो, 1, 2 और 3 बातें लिखी, तो इन तीनों बातों से एक लिस्ट बनी और इसको फॉलो करता है फिर एक जनरल टर्म अदर बुक्स। तो इस अदर बुक्स का मीनिंग कैसे निकालेंगे? इस अदर बुक्स का मीनिंग ये 3 बातें डिसाइड करेंगी। इन 3 में जो कॉमन बात होगी, एक इन तीनों का जो कॉमन कैरेक्टर होगा, उसी कैरेक्टर की कोई दूसरी बुक होगी तो वो इस अदर बुक में आएगी, और इस रूल का नाम होता है इजस्डम जेनरेस। इजस्डम जेनरेस, ये रूल लगाया जाएगा, देन इसका इंटरप्रिटेशन करके अदर बुक्स का मीनिंग निकाला जाएगा। तो ये तो हुआ फिजिकल बुक्स के बारे में। साथ में जब इसी में ऐड किया गया कि कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वाले मैटर में क्या मीनिंग आएगा बुक्स ऑफ अकाउंट का? तो उन्होंने लिखा कंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एज प्रिंट आउट ऑफ डेटा स्टोर्ड। डेटा स्टोर्ड कहां था, वहां से प्रिंट आउट लिया गया है। प्रिंट आउट ऑफ डेटा स्टोर्ड इन फ्लॉपी डिस्क, टेप और अदर डिजिटल स्टोरेज डिवाइस। जहां जहां भी डिजिटली किसी डिवाइस में इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है, और वहां पर ये कैरेक्टर थे, वहां लेजर बनाया था, वहां कैश बुक थी, वहां पर डे बुक थी, यहाँ कोई और अदर ऐसी ही बुक थी, तो उसको भी बुक्स ऑफ अकाउंट की कैटेगरी में लाया जाएगा। अगर आपको इतनी बातें पता हैं तभी आप सेक्शन 28 को अच्छे से समझ सकते हैं, अदरवाइज नहीं समझ पाएंगे। अब कुछ बातें हैं जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं माना गया।
देखिए, जब आप कंपनी का रिकॉर्ड पढ़ते होंगे तो कंपनी का एक रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा एक होती है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड रिकॉर्ड में कंपनी, फर्म, इन सब का पूरे साल में कितना उसको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, उसकी डिटेल होती है। बैलेंस शीट में कितनी उसकी असेट्स हैं, कितने उसके ऊपर लायबिलिटी है, कि और बहुत सारी डिटेल्स होती हैं जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होंगे वो अच्छे से समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं कमेंट करके। तो वो बैलेंस शीट, ये दोनों डॉक्यूमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि ये दोनों ही डॉक्यूमेंट लगभग 31 मार्च एज ऑन डेट, चाहे बने बाद में, बट 31 मार्च तक की जितनी भी एंट्री होती है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की जितनी एंट्रीज होती हैं उनको कंक्लूड करने के बाद बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर डे पर बनाई जाती है। तो इसको रेगुलरली केप्ट नहीं कह सकते। तो ये दो जो डॉक्यूमेंट हैं इनको आप याद भी कर सकते हैं कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। अब बुक्स ऑफ अकाउंट के बाद एक और वर्ड यूज हो रहा था कि यही बुक्स ऑफ अकाउंट जब रेगुलरली रखा जा रहा था इनको कोर्स ऑफ बिजनेस में, देन उसमें जो लिखी गई एंट्री थी वो रेलेवेंट। तो रेगुलरली केप्ट का मीनिंग, हालांकि थोड़ा बहुत मीनिंग पीछे समझ गए, बट और डिटेल में मीनिंग यहां पर मैं बताना चाहता हूं। रेगुलरली केप्ट मींस कि एक पीरियड के बाद, हर पीरियड के बाद इसको मेंटेन किया जा रहा है, पीरियडिकली इसको मेंटेन किया जाता है। रेगुलरली केप्ट डज नॉट मीन करेक्टली केप्ट। देखिए, करेक्टली केप्ट का मतलब है कि इसके अंदर जो एंट्री की गई है सब बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है रेगुलरली केप्ट का मतलब। अर्थात इसके अंदर अगर कोई गलत एंट्री हो गई है तो तब उसको आप रेगुलरली केप्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। रेगुलरली का मतलब एंट्री गलत या सही से नहीं है। रेगुलरली केप्ट का मतलब इसको जो मेंटेन करने का तरीका था वो पीरियोडिकली था। रेगुलरली केप्ट डज नॉट नेसेसरीली केप्ट ऑन आवर्स टू आवर्स। अभी 1 घंटे में क्या ट्रांजैक्शन हुई लिख दें, डे टू डे आज क्या ट्रांजैक्शन हुई उन्हीं को लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरी बात कि अगर मान लो कोई फैक्ट, कोई एंट्री इसमें मिस्टेकनली, इनकरेक्टली लिख दी गई है, गलती से गलत लिख गई है, तो ये इसका क्या असर आएगा रेलेवेंसी पे? क्योंकि सेक्शन 28 बता क्या रही है कि इस बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री की गई है वो एंट्री रेलेवेंट है। तो अगर ये एंट्री गलत हो गई, इनकरेक्ट हो गई, तो इसकी रेलेवेंसी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इट डज नॉट अफेक्ट द रेलेवेंसी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि रेलेवेंट होना अलग बात है, एडमिसिबल होना अलग बात है, रिलायबल होना अलग बात है और सफिशिएंट टू कन्विक्ट करना अलग बात है। तो यहां पर रेलेवेंसी इफेक्ट नहीं होगी बट रिलायबिलिटी इफेक्ट हो जाएगी। तो रेगुलरली केप्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, पीरियोडिकली मेंटेन की जा रही है, उसके अंदर गलत हुई एंट्री सही हुई उससे रिलायबिलिटी पर फर्क पड़ेगा और रेलेवेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इसकी एविडेंसरी वैल्यू कितनी होगी, साक्ष्य के रूप में कितना मूल्य होगा। तो क्लियर कट है कि ये सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लास्ट पार्ट जो था सेक्शन 28 का, जहां पर लिखा था सच स्टेटमेंट shall not alone be sufficient to charge any person with liability। और लाइबिलिटी जो वर्ड लास्ट में, सबसे लास्ट में लाइबिलिटी वर्ड यूज हुआ था ना, तो लाइबिलिटी का मतलब सिविल लाइबिलिटी एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी दोनों है। किसी भी टाइप की लाइबिलिटी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। अगली बात, सब्सटैंटिव नहीं है तो अर्थात ये कोरोबरेटिव नेचर की है। अब कोरोबरेट कैसे कर सकते हैं? कोरोबरेट नेचर की है तो कोरोबरेट करना पड़ेगा। कोरोबरेट करना पड़ेगा मतलब दूसरी एविडेंसेस लानी पड़ेगी। दूसरी एविडेंसेस क्या क्या दे सकते हो आप? कि पहली बात तो आप ये समझ लो कि इसमें जो एंट्री की गई है वो किस बात को प्रूव कर रही है। वहां इस बुक में एक एंट्री एग्जिस्ट करती है
इस बात के लिए रेलेवेंट है। इट मींस ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ एंट्री इज रेलेवेंट, कुछ और रेलेवेंट नहीं है यहां पर। एंट्री है इस बुक में, ये रेलेवेंट। अब क्वेश्चन आता है कि मान लो कि गलती से कोई एंट्री करना भूल गया, तो क्या नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एंट्री भी रेलेवेंट होगी? नहीं, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एंट्री इस सेक्शन में रेलेवेंट नहीं होगी। सेक्शन 6 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जहां पर कंडक्ट की बात की गई पार्टी की, ये एक कंडक्ट बता सकती है और एडवर्स पार्टी ये कह सकती है क्योंकि देखिए इसकी कोई मेरा लेन देन नहीं था, इसलिए इसने एंट्री नहीं करी अपनी बुक में, तो ये उस पार्टी का कंडक्ट शो कर रही है। बट नॉन एग्जिस्टेंस सेक्शन 28 में रेलेवेंट नहीं है, सेक्शन 6 में रेलेवेंट हो सकता है, सेक्शन 8 इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंट हो सकता है। अब हमें बताना था कि कोरोबोरेट करना है, किस तरीके से कोर्ट में इस एंट्री को कोरोबोरेट कर सकते हैं, क्योंकि अकेली से तो चार्ज लगेगा, ये तो तय है, स्पेसिफिकली लिख दिया गया है। थोड़ी ही सेक्शन है पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जहां पर स्पेसिफिकली लिखा है कि ये सब्सटैंटिव राइटर ऑफ द एंट्री टू बी एग्जामिन्ड एज ए विटनेस। जिस पर्सन ने इस बुक में एंट्री की उस पर्सन को ले आइए, कोर्ट में प्रोड्यूस कर दीजिए और साथ में ये बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस कर दीजिए और उस व्यक्ति की एविडेंस हो जाएगी, वो कहेगा हाँ जी मैं ही इस बुक में एंट्री करता था और ये जो एंट्री है ये मैंने ही की है। तो दो एविडेंस यहां पर हो गई, एक ओरल एविडेंस कि मैंने एंट्री करी है, डायरेक्ट एविडेंस हो गई, दूसरी कि इस बुक में एविडेंस है, ये सेक्शन इसमें है, तो एक सपोर्टिंग एविडेंस हो गई, कोरोबोरेट हो गई। दूसरा, अगर ये देखिए ये विटनेस अगर जिंदा है तो आएगा, जिंदा है तो आएगा और सेक्शन 26 में वो अपना इसकी एंट्री जो है सॉरी 28 में रेलेवेंट हो जाएगी। अगर ये व्यक्ति जिंदा नहीं है तो कहां आएगा? तो फिर सेक्शन 26 की क्लॉज बी में, क्योंकि अब व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो इसके बारे में कोई और एविडेंस आप ला सकते हो, बट ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपको ओरिजिनल पेश करनी पड़ेगी कोर्ट में, ओरिजिनल। हाँ, रेगुलरली केप्ट के लिए प्रूव करना होगा तो जो वो क्लर्क जो क्लर्क की ड्यूटी थी इस बुक को मेंटेन करके रखना, अपने पास संभाल के रखना अलग है, एंट्री करना अलग है। तो वो क्लर्क जो रखता है इसको, उसे बुला लाइए, एग्जामिन कर लीजिए, वो कहेगा हाँ जी ये लोग एंट्री करते थे, मैं अपने पास रखता था, तो कहीं ना कहीं कोरोबोरेट हो गई। अगली बात, इफ द एंट्री इज एडमिटेड बाय एडवर्स पार्टी, एक और तरीका है प्रूव करने का कि एडवर्स पार्टी इस एंट्री को एडमिट कर ले, तो सेक्शन 53 बी ऐसे कहती है एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव। अर्थात यहां तो फिर हमें वो ओरिजिनल भी पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर तो हम सेकेंडरी एविडेंस भी दे देंगे, तब भी काम चल जाए। हाँ, एक और हो सकता है कि अदर वाउचर्स मिल जाए, कोई पहले वाउचर तैयार हुआ फिर इस बुक में एंट्री हुई, तो इस बुक के साथ साथ वो वाउचर भी पेश कर दीजिए, तो सपोर्टिंग एविडेंस हो गई, तब भी कहेंगे कि इसको आपने कोरोबोरेट कर दिया है। ओरिजिनल तो प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। अब मोड ऑफ प्रूफ की बात करें कि एडमिसिबल कब होगी, ये एक रेलेवेंट होगी कि ये जो एंट्री है इसके अंदर ये रेलेवेंट होगी, इसके बारे में आप एविडेंस दे सकते हो, लेकिन इसके लिए एविडेंस क्या है? ये बुक जिसमें लिखी हुई है डॉक्यूमेंट्री, और वो व्यक्ति जिसने एंट्री की थी वो डायरेक्ट एविडेंस दे देगा क्योंकि उसने तो खुद करी है। तो ओरिजिनल ही, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री है तो बेस्ट रूल ऑफ एविडेंस इज कि प्राइमरी एविडेंस आनी चाहिए, तो ये ओरिजिनल बुक्स ऑफ अकाउंट जो है कोर्ट में पेश की जानी चाहिए और पूरी की पूरी की जानी चाहिए, उसमें से ऐसा नहीं कि एक्सट्रैक्ट निकाल के आप दे दो। हाँ, अगर आप इसकी सेकेंडरी एविडेंस देना चाहते हो, पार्टी अगर कहती है कि मैं इसका सेकेंडरी एविडेंस देना चाहती हूं, तो केवल और केवल वो पार्टी तभी सेकेंडरी एविडेंस दे सकती है जब वो पहले ये प्रूव कर दे ही इज एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस। ये कहां मिलेगा? सेक्शन 60 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो सेक्शन 65 इंडियन एविडेंस एक्ट,
जहां पर सेकेंडरी एविडेंस कब दी जा सकती है और कौन सी वाली दी जा सकती है, ये फॉर्मूला बताया गया। तो ओरिजिनल देनी पड़ेगी, और ओरिजिनल नहीं देते हो सेकेंडरी देनी है तो आप दे दीजिए, बट पहले आप प्रूव करिए कि यू आर एंटाइटल्ड टू गिव सेकेंडरी एविडेंस, जो आपको सेक्शन 60 बीएसए या 65 इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलेगी। तो अब अगर आप उस सेक्शन को देखेंगे, सेक्शन 28 के बेयर एक्ट को अगर आप अब देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर क्या है। इवन अब इसमें कुछ नहीं लगता आपको, मेरे विचार से तो अब कुछ बचता नहीं है। अब अगर आप देखें, यहाँ पर लिखा है एंट्रीज, आप समझ गए ये एक तरीके का स्टेटमेंट है, कुछ भी एंट्री करी गई हो लेकिन लेन देन की एंट्री होनी चाहिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट कौन सी होगी, ये आप समझ गए हैं। इंक्लूडिंग दोज मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये भी आप समझ गए। रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये भी आप समझ गए। तो ये ऐसी एंट्री आर रिलेवेंट, लेकिन कब, व्हेन द कोर्ट when they refer to a matter into which the courts has to inquire, जहां पे इस मैटर से रिलेटेड कोई इंक्वायरी करनी है, देन ये रिलेवेंट होगी। और अगला पार्ट, such statement shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability, और liability का मतलब दोनों टाइप की, सिविल एंड क्रिमिनल भी। तो अब इस तरीके से अगर आप इसको पढ़ के देखेंगे तो अब आप इसका मीनिंग बहुत आसानी से समझ जाएंगे। इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए sues B for 1000 rupees and shows entry in his account books showing B to be in debt to him to this amount. The entries are relevant but are not sufficient without other evidence to prove the debt. उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति है A, और ये A कहता है कि मैंने 1000 रुपए बी को दिए हुए हैं, यानी बी ऋणी है ए के 1000 रुपए से, और ऐसी एंट्री उसने डाली हुई है एक पर्टिकुलर डेट पर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में ये जो एंट्री डाली है कि हाँ बी को मैंने 1000 रुपए दे रखी है। देखिए जनरल रूल क्या है कि ये ए का एडमिशन है, ए का एडमिशन है, ये एडमिट कर रहा है कि मैंने बी को 1000 रुपए दिए। लेकिन ये एडमिशन, दो तरीके के एडमिशन मैंने बताए थे, सेल्फ सर्विंग एंड सेल्फ हार्मिंग। तो सेल्फ हार्मिंग तो आप प्रूव कर सकते हो, सेक्शन 21 कहती है, सेक्शन 21 इंडियन एविडेंस एक्ट 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहती है, आप तो उसको प्रूव कर सकते हो उसके अगेंस्ट जिसने ऐसा एडमिशन किया है। लेकिन ये तो सेल्फ सर्विंग है, ये तो इसको फेवर कर रहा है, तो ये तो सेल्फ सर्विंग हुआ। तो सेक्शन 19 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो ये प्रूव नहीं हो सकता। इसलिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताए, क्योंकि ये ऐसी बुक में है कि जो रेगुलरली मेंटेन की जा रही है, और जनरली एक एंट्री नहीं है, बहुत सारी एंट्रीज के साथ में एक एंट्री की जा रही है, तो इस पर कुछ ना कुछ तो आप रिलाई कर सकते हो। तो उन्होंने यही कहा कि इस बुक ऑफ अकाउंट में जो ए मेंटेन करता है रेगुलरली, उसके अंदर जो इस डेट पर ये एंट्री की गई कि बी को 1000 रुपए देने हैं इसके, ये रिलेवेंट तो है, बट केवल और केवल अकेली इस एंट्री के आधार पर इस लायबिलिटी के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता बी को। इसको इसके साथ में कोई दूसरी एविडेंसेस देनी पड़ेंगे जो अभी पीछे मैंने बताई, इनमें से कोई एविडेंस आ सकती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेक्शन 28 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 34 समझ में आ गई होगी। देखने में तो छोटी लगती है, बट यार दोस्तों ये एक्चुअल में काफी बड़ी सेक्शंस होती हैं, क्योंकि हम लोगों का तरीका है कि भाई हम जो वर्ड्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं जब तक उनका मीनिंग नहीं जान लेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये मीनिंग आपको एक जगह नहीं कितनी जगह देखने को मिलेगा। और आज यहाँ क्लियर हो गया तो इसमें कुछ बातें तो आपको याद रहेंगी, दूसरी जगह आप ऑटो कनेक्ट कर पाएंगे। और जब तक लॉ में आपका माइंड ऑटो कनेक्ट नहीं करेगा प्रोविजंस को, तब तक आप नए कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसी तरीके से पढ़िए आप लोग को, और ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।